स्वागत है आप सभी को। आज हम लोग मिडवाइफरी के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। इससे पहले भी हम लोगों ने इस टॉपिक के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन किए थे। आज हम लोग इससे आगे का क्वेश्चन करने जा रहे हैं क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके एग्ज़ाम के दृष्टि से। आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। आपके एग्जामिनर का ये फेवरेट टॉपिक है, इससे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। इसलिए हम लोगों को इस टॉपिक में पूरी तरीके से कॉन्फिडेंस के साथ जाना है ताकि एक भी क्वेश्चन इस टॉपिक से मेरा छूटे नहीं। तो चलिए आज हम लोग क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं और अच्छा क्वेश्चन भी इससे पूछे जाते हैं। तो आप सबका तैयारी आई थिंक अच्छा चल रहे होंगे। जो भी स्टूडेंट अपनी नौकरी के लिए इच्छुक है, जिसे भी लगता है कि हमें इस साल नौकरी लेनी है, वो सारे अभ्यर्थी अपनी तैयारी पर पूरी तरीके से फोकस किए हुए हैं। सुबह में भी आप लोगों का जीके जीएस मैथ रीजनिंग का क्लास हुए थे, तो उसमें बहुत सारे स्टूडेंटों ने पार्टिसिपेट किए थे जो कि लाइव क्लास हुए थे। तो आप सब अपनी नौकरी के लिए जितना तैयारी करिएगा, आपके नौकरी उतने करीब आते जाएगा और आपका कॉन्फिडेंस लेवल उतना ही बढ़ेंगे और आपका रिजल्ट भी होगा। तो चलिए क्वेश्चन क्या कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, कह रहा है कि वह स्त्री जो पहली बार गर्भवती हुई है। ऐसा भी होते हैं कि मतलब कि एक महिला एक से अधिक बच्चे को भी जन्म देती है, लेकिन अगर पहली बार जन्म दे रही है कोई बच्चे को, तो उस स्थिति में अगर डॉक्टर या आप लोग ट्रीटमेंट करिएगा तो उसमें कुछ ऐसे मतलब कि प्रोसीजर होते हैं जो अपनाए जाते हैं, जो कि अगले बार नहीं अपनाए जाते, मतलब सेकेंड जब गर्भवती होती है उस समय। तो इसलिए इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फर्स्ट बार जब गर्भवती होती है महिला और एक जीवित शिशु को जन्म देती है तो उसको क्या कहा जाता है, उसको इसलिए अलग नाम से जाना जाता है। यही क्वेश्चन है आपका। कह रहा है कि वह स्त्री जो पहली बार गर्भवती हुई है तथा एक जीवित शिशु को जन्म दिया है तो उसको क्या कहते हैं। 4 ऑप्शन है आपके पास। क्या है? पहला ऑप्शन है आपका प्राइमरी ग्रेविडा, दूसरा है नली ग्रेविडा, चौथा है ग्रांड मल्टीपैरा और चौथा ऑप्शन आपका ये है प्राइमरी पैरा। तो आपको कौन सा ऑप्शन लग रहा है कि सही होंगे? इससे पहले हम आपको इसके बारे में और डिटेल्स में बता देते हैं, ठीक है। देखिए इसमें वो सारे पॉइंट्स लिखे गए हैं। क्या है कि बहुप्रसव, कह रहा है कि एक ऐसी महिला जिसने 2 से अधिक बच्चे को जन्म दिया है उसको बहुप्रसव कहा जाता है। लेकिन आपका क्वेश्चन था प्रथम मतलब कि जो प्रथम बार बच्चे को जन्म देता उससे रिलेटेड। तो क्या है, देखिए ऐसी महिला जो प्रथम बार मतलब कि पहले बच्चे को जन्म दिया जाता है तो उसको क्या कहा जाता है, तो उसको प्रथम प्रसव के नाम से भी जाने जाते हैं, जिसको प्राइमरी ग्रेविडा भी कहे जाते हैं। तो आपको ये नोट्स मिल जाएंगे। बहुप्रसव ऐसी महिला जो 2 या 2 से अधिक बच्चे को जन्म दिया है। प्रथम प्रसव ऐसी महिला जो पहले बच्चे को जन्म दिया है, जिसको प्रेमी ग्रेविडा के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए अब आंसर की तरफ हम लोग आते हैं। ये आपको नोट्स मिल जाएंगे। जो भी स्टूडेंट क्लास में जुड़े हुए हैं पेड क्लास के ग्रुप में, ये सारे जो भी थ्योरी नोट्स होते हैं वो भी भेज देते हैं। जो महिला एक बार भी बच्चे को जन्म नहीं देते हैं उसको अप्रसव कहे जाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएंगे, ठीक है। तो इसका जो भी नोट्स थे उसमें बहुत सारे पॉइंट्स लिखे गए थे जो कि हम आपको बता भी नहीं पाए, लेकिन वहाँ पर बहुत सारे पॉइंट्स थे। तो वो सारे आपको जो शॉर्ट नोट्स कह सकते हैं या आपका थ्योरी नोट्स कह सकते हैं, वो आपको जो पेड क्लास के ग्रुप है उसमें मिल जाएंगे। और उसके लिए आप लोगों को क्या करना होगा, इस नंबर पर कांटेक्ट करके, जिन्होंने भी नहीं ज्वाइन किया है, जो ज्वाइन है उसको तो मिल ही रहे हैं। मॉर्निंग में भी आपको कंबाइंड जो नोट्स थे मैथ और उसमें जीके जीएस में कुछ थ्योरी क्वेश्चन मिला हुआ था, वो सारा नोट्स हमने मॉर्निंग के क्लास वाले को भेज दिए थे क्लास के ग्रुप में। जिन्होंने अभी तक नहीं ज्वाइन किया है, इस नंबर पर कांटेक्ट करके क्लास के ग्रुप में जुड़ जाइएगा। जो भी नोट्स आपका नहीं मिला है, जो क्लास आपका छूट गया है, वो सारे नोट्स वो सारे क्लास आपको मिल जाएंगे, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट क्लास ज्वाइन कर रखे हैं, तो आप लोग भी ज़रूर क्लास ज्वाइन करें। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कर सकते हैं, क्या बता सकते हैं? बहुत ही आसान क्वेश्चन भी है, आप लोग कभी न कभी इस क्वेश्चन को पढ़े भी होंगे। क्या कह रहा है क्वेश्चन? देखिए कह रहा है कि गर्भ अवस्था के निदान का सबसे विश्वसनीय टेस्ट कौन सा है?
कौन सा टेस्ट मतलब कि गर्भावस्था के निदान के लिए किए जाते हैं? पहला है अल्ट्रासोनोग्राफी, दूसरा है एक्सरे, तीसरा है इम्यूनोलॉजिकल टेस्ट, चौथा आपका क्या है? मूत्र जांच। तो आपका सबसे जो विश्वसनीय टेस्ट माना जाता है गर्भ अवस्था के लिए, तो वो कौन है? आपका अल्ट्रासोनोग्राफी है। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। आप लोगों ने इसका नाम बहुत बार सुने भी होंगे, ठीक है। तो इसी टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऐसा नहीं कि बहुत हार्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं या बहुत इजी पूछ दिए जाते हैं। कुछ क्वेश्चन हार्ड रहते हैं जो कि बनाने में थोड़ा सा होंगे कि लगेंगे कि कौन आंसर होगा, कौन सा ऑप्शन होंगे, लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन मॉडरेट टू इजी ही रखे जाते हैं। इस क्वेश्चन में थोड़ा टाइपिंग उल्टा है। कारण कि गर्भ अवस्था के दौरान महिला को प्रतिदिन कितना लौ कैलोरी स्त्री को लेना चाहिए? मतलब कि आयरन की मात्रा जब गर्भ अवस्था धारण करती है कोई महिला, तो उसमें आयरन, कैलोरी ये सब अधिक मात्रा में ज़रूरत पड़ती है। तो वही आपसे पूछ रहा है, जब कोई महिला गर्भ धारण करती है तो उसे कितनी मात्रा में अधिक प्रतिदिन लौह लेना चाहिए, मतलब कि आयरन लेनी चाहिए। जैसे कि आयरन का मतलब कहते हैं ना कि शरीर में खून की कमी हो गया, इसके लिए आयरन की जो शीशी आती है वो दे दीजिए। उसमें उसको लौह Fe का मात्रा रहता है, इसलिए उसको क्या कहा जाता है? लौह तत्व भी कहे जाते हैं। तो वो कितना लेना चाहिए? तो वो 40 मिलीग्राम। कितना? 40 मिलीग्राम। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत? ज़्यादा स्पीडली तो नहीं बता रहे हैं, क्योंकि कल के क्लास में आप लोग मॉर्निंग वाले क्लास में बोले थे कि सर थोड़ा स्लो बताइए, इसलिए हम स्लो बता रहे हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा। तो चलिए, क्या कह रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन कह रहा है कि शुरुआती, क्या कह रहा है? शुरुआती गर्भ अवस्था का निरीक्षण किस तिमाही में आरंभ किया जाता है? मतलब यहाँ पर आरंभ किया जाता है। कारण कि शुरुआती जब गर्भ अवस्था आता है उसका जो निरीक्षण, जांच पड़ताल किया जाता है कि गर्भ अवस्था कैसे हो चल रहा है, कैसे बढ़ रहे हैं, तो उसका कब जांच किया जाता है? किस तिमाही में? हमने आपको कल के क्लास में बताए थे कि गर्भधारण जो 9 महीना का होता है उसको 9 महीना सिर्फ नहीं होते, 10 लेन्यूनार महीना भी कहते हैं। दिन में 280 दिन देखे थे ना हम लोग, कल के क्लास में इस पर चर्चा किए थे, इस पर क्वेश्चन आया था। तो इसलिए कहते हैं सारे क्लास एक दूसरे से रिलेट रहते हैं। तो 9 महीना को 3 ट्राइमेस्टर में बांटा जाता है, 3-3 महीना करके, कि पहला तिमाही में क्या चेंजेज आए, दूसरा में क्या आए, फाइनल लास्ट तिमाही में क्या चेंजेज आए, जिसको इंग्लिश में ट्राइमेस्टर भी कहते हैं। तो वही आपसे पूछ रहा है कि शुरुआती गर्भ अवस्था का निरीक्षण किस तिमाही से शुरू कर देना चाहिए, मतलब कि आरंभ किया जाता है। तो अब इसलिए है कि प्रथम तिमाही से ही करेंगे, क्योंकि उस समय से ही गर्भधारण बढ़ने लगता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्या आपको क्वेश्चन पढ़ने से आंसर नहीं पता चल रहा है? आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, अगर एक बार नहीं तो दोबारा पढ़िएगा, तो आपको अपने आप पता चल जाएगा कि आंसर ए होगा। जिस तरीके से हमने पिछले क्लास में इसको पूरी तरीके से डिफाइंड करके हमने एक एक चीज़ को बताए थे, जिससे आपको पूरी तरीके से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। क्या कह रहा है? यदि स्त्री के गर्भाशय की ऊंचाई गर्भ अवस्था के तिथि की सामान्य अवस्था से कम है, अगर यदि किसी स्त्री में गर्भाशय की जो ऊंचाई है वो गर्भ अवस्था की जो तिथि रहते हैं उसके सामान्य अवस्था से कम है, तो स्त्री में इनमें से क्या है? प्लेसेंटा प्रेविया है, या एनीमिया है, या RH निगेटिव गर्भावस्था है, या IUGR है। तो इस स्थिति में उस महिला को क्या है? IUGR। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये मतलब जीके टाइप रिलेटेड है, मतलब कि ईस्वी दिया गया है, कह रहा है कि इसमें किस ईस्वी को ये हुआ था। कह रहा है कि नीगेल नियम का प्रयोग
उस स्त्री का ADD बताइए जिसका LMP 3 दिसंबर 2023 है, तो वो कब होंगे? जैसे कि दिया है 10 अक्टूबर 2014 होंगे अगला, या 10 सितंबर 2014, या 12 अक्टूबर 2014। तो क्या हो जाएगा? तो ये मतलब कि होंगे 10 दिसंबर 2014 को। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका बी सही आंसर हो जाएंगे। भ्रामक प्रसव पीड़ा का लक्षण इसमें से कौन नहीं है? नहीं है ये पूछ रहा है। कह रहा है कि जब भ्रामक प्रसव के समय जो पीड़ा होती है उसका लक्षण इसमें से कौन नहीं है। 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें से आपको बताना है कि कौन उसमें नहीं है भ्रामक प्रसव का पीड़ा, उसका लक्षण। जैसे क्या? सर्विक्स का विस्तारण पर प्रभाव न पड़ना। दूसरा है हल्की पीड़ा जो निचले उदर भाग में होती है, ये भी उसका लक्षण है। लेकिन आपसे पूछ क्या रहा है कि उसका लक्षण कौन नहीं है। अगला ऑप्शन पे चलते हैं। निरंतर एवं असीमित गर्भाशयी में तनाव, ये भी होते हैं। एनीमिया देने पर पीड़ा कम ना होना, ये गलत है। एनीमिया देने पर मतलब कि पीड़ा कम हो जाते हैं, लेकिन ये कह रहा है कि नहीं होता है। लेकिन आपको वही गलत ऑप्शन ही खोजना था, यही ना खोजना था। गलत नहीं लग गया है मतलब कि जो सही आंसर ऑप्शन नहीं है वो आपको खोजना है। एग्ज़ाम में आपको इस बात पर ध्यान देना है, किसी क्वेश्चन में अगर नहीं लगा है और आप जल्दबाजी में, उसमें तो सब ज़्यादातर ऑप्शन 3 ऑप्शन रहेंगे जो सही होंगे, आप ऑप्शन ए पढ़िएगा टिक करके आ जाइएगा, उसी में गलती हो जाता है हर बार में। तो इस बात को आप लोगों को एग्ज़ाम के समय में ध्यान में बिल्कुल रखना है। आगे बढ़े, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। धीरे धीरे आप लोगों का तैयारी बहुत ही बेहतरीन होते चल रहे हैं। जैसे कि कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का भी हम लोगों ने बहुत क्वेश्चन कर लिए हैं, लगभग उसका एंड हो गया है, और उसमें और कुछ क्वेश्चन है तो वो हम 50-60 क्वेश्चन और कर लेंगे 100 के लमसम में। लेकिन इसका हमने कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का ज़्यादातर क्वेश्चन कर लिए हैं, और जो भी उसका लेक्चर हुए वो सारे आपको मिल जाएंगे। जो भी क्लास में जुड़े हैं उसको तो मिल ही गया है, जिन्होंने नहीं ज्वाइन किए हैं ज्वाइन करने पर उनको मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन अपरा द्वारा स्त्रावित नहीं होता है? HCG हार्मोन, एस्ट्रोजन हार्मोन, या टेस्टोस्टेरोन हार्मोन? तो क्या हो जाएगा? देखिए, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को अपरा से कोई मतलब नहीं है, उसके द्वारा उस पर कोई प्रभाव भी नहीं पड़ता है, तो इसीलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और यही आपसे पूछ रहा था कि इसमें से ऐसा कौन सा हार्मोन है जो अपरा के द्वारा स्त्रावित नहीं होता है, तो क्या हो जाएगा? टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये क्वेश्चन क्या कर रहा है? कह रहा है कि एक गर्भवती महिला द्वारा कितनी मात्रा में अतिरिक्त कैलोरी लेनी चाहिए। इस टाइप से क्वेश्चन एक बार आया भी था, तो आप लोग बता सकते हैं आंसर इसका क्या? 10 सेकेंड का समय है। कितना मतलब कि आपके जो भी गर्भवती महिला होती है उसको अतिरिक्त कैलोरी कितनी लेनी चाहिए, क्योंकि हमने आपको स्टार्टिंग में आयरन वाला जो सवाल आया था तो वहीं पे हमने आपको बताए थे कि जब भी कोई महिला गर्भ धारण करते हैं तो उसे अतिरिक्त कैलोरी, आयरन, इन सब की जो प्रोटीन, इन सब की ज़रूरत पड़ते हैं। तो वही आपसे पूछ रहा है कि एक गर्भवती महिला द्वारा कितनी मात्रा में अतिरिक्त कैलोरी लेनी चाहिए। पहला ऑप्शन है 300 किलो कैलोरी, किलो लगा है, के को मतलब क्या पढ़ते हैं? किलो कैलोरी। CAL क्या है? कैलोरी है। अगर हिंदी में लिख दिया जाए एग्जाम में तो घबराइएगा नहीं ना, अगर लिख दिया जाए 500 किलो कैलोरी, तो आप लोग को घबराना बिल्कुल भी नहीं है, उसको शॉर्ट में ऐसे लिखा गया है। दूसरा ऑप्शन है 500 किलो कैलोरी, तीसरा है 1000 किलो कैलोरी, चौथा है 100 किलो कैलोरी। तो आप सबको भी पता है कि जब गर्भधारण के समय महिला को जब अतिरिक्त कैलोरी की ज़रूरत पड़ती है तो वो कितना लेना चाहिए? तो 300 किलो कैलोरी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है?
ये क्वेश्चन आपका रहा। तो पढ़िए क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं कि गर्भवती महिला द्वारा 28 से 20 सप्ताह की गर्भ अवस्था में गर्भस्थ शिशु के मोमेंटम महसूस करना क्या कहलाता है। देखिए, जब भी महिला गर्भधारण करती है तो 18 से 20 सप्ताह में जो जाते हैं, 18 से 20 सप्ताह हो गया ना, टाइम तो अच्छा खासा हो गया। उस समय में गर्भ अवस्था में जो शिशु रहता है, गर्भस्थ शिशु जो पल रहे होते हैं, उसमें कुछ मोमेंटम देखने को मिलते हैं। कहते हैं ना कि मतलब कि पेट पे हाथ रखता है तो लात मारा या हाथ का इधर उधर किया, तो वो मोमेंटम माँ को महसूस होता है, उस महिला को महसूस होता है। तो वही आपसे पूछ रहा है कि उस मोमेंटम को महसूस करना क्या कहलाता है, उसको क्या नाम दिया जाता है, उसको क्या कहे जाते हैं, ये आपसे पूछे जा रहा है। जैसे पहला दिया है लाइटनिंग कहे जाते हैं, क्विकेनिंग कहे जाते हैं, या एमनोरहिया कहे जाते हैं। तो क्या कहा जाता है उसको, तो उस मोमेंटम को जब महसूस करते हैं माँ, तो उसको क्विकेनिंग कहा जाता है। कहता है ना किक मारी, किक से भी आप याद कर सकते हैं, जैसे आप सुने होंगे कि किक मारी, इधर उधर मतलब मूवमेंट कीजिए, तो उसी से टर्म आया क्या, कुकेनिंग कहे जाते हैं। क्या क्या कहे जाते हैं उसको, क्यूकेनिंग कहे जाते हैं। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 हम लोग देखते हैं। इसको छोड़ दे या, क्योंकि ये सब इंग्लिश में ही ट्रांसफर रह गया। चलिए ये कर लेते हैं। क्या कह रहा है इसका, देखिए, गर्भ अवस्था के दौरान वजन में लगभग कुल कितनी वृद्धि होती है। गर्भ अवस्था जब कोई महिला धारण करती है तो उसके वजन में ऑटोमेटिकली कुछ वृद्धि होती है। तो वही पूछ रहा है कि वो उसका वजन कितना बढ़ जाता है, कितना का वृद्धि होती है। तो जैसे कि पहला ऑप्शन दिया है 6 किलोग्राम केजी, 6 किलोग्राम या 12 केजी, 12 किलोग्राम या 11 किलोग्राम या 8 किलोग्राम। तो कितना का वृद्धि होते हैं ये हमने आपको कई बार बता भी दिए हैं कि जो गर्भधारण करती है महिला तो उसका वजन लगभग अप्रॉक्सली 11 किलोग्राम तक बढ़ जाता है। अगर इसको इंटरवल में लिखा जाए तो इतना लिखा जाता है, इतना से इतना केजी के बीच में। इसी को जोड़ के 2 से भाग दीजिएगा तो 11 किलोग्राम आ जाएगा। अगर इंटरवल में ऐसे दिया रहे तो आप कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, 10 से 12 के बीच में होता है, इसी के बीच में 11 आ रहा है, या एग्जैक्ट दिया है तो 11 केजी कर देंगे, कोई मतलब दिक्कत नहीं होंगे। मान के चलिए पहला शिफ्ट में 11 केजी दे दिया, दूसरा शिफ्ट में ये इंटरवल दे दिया, क्वेश्चन सेम है, तो क्या आप कोई गलती करेंगे? जो मेरे पास पढ़ा रहेगा उसको गलती करने का कोई चांसेस नहीं है, क्योंकि हम वो सारे टाइप्स बताते हैं जहाँ पर एग्जामिनर आपको घुमा सकता है। इजी क्वेश्चन में भी मतलब कि रोटेट करके घुमा सकता है, तो इसलिए कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं करना है। और वजन से एक और क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि बच्चे का जब जन्म लेते उस समय बच्चे का वजन कितना रहता है। तो जो हेल्दी शिशु रहते हैं जनरली उसका 2.5 से 3 kg के बीच में अप्रॉक्सली इतना होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। तो चलिए क्वेश्चन पढ़िए, क्या आप लोग कर सकते हैं इसका आंसर। बहुत सारे स्टूडेंट को पता भी होगा, और जिसको पता है वो सब बताइए क्या होंगे आंसर। तो चलिए हम करते हैं। क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सी वैक्सीन गर्भवती महिला को लगाई जाती है। मीजल्स वैक्सीन या टेटनस वैक्सीन, बीसीजी वैक्सीन, बीसीजी तो होगा नहीं, या क्या है और क्या है ऑप्शन नंबर आपका डी, क्या है डीपीटी। तो क्या हो जाएंगे, तो गर्भ अवस्था में महिला को लगाई जाती है कौन सा वैक्सीन, तो टेटनस वैक्सीन लगाई जाती है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर, यहाँ पे तो सी लिखा गया है। नेक्स्ट पीडीएफ से ये आप लोगों का कन्फ्यूजन नहीं होंगे, क्योंकि थोड़ा सा ऊपर नीचे ऑप्शन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्या कह रहा है क्वेश्चन। एक गर्भवती महिला को कम से कम, क्या है, एक गर्भवती महिला को कम से कम कुल कितनी
जो एंटेनेटल विजिट करनी चाहिए, एंटेनेटल विजिट जो होती है वो कितनी बार करनी चाहिए एक गर्भवती महिला को? तो वो मतलब कि एंटेनेटल विजिट जो होती है एक गर्भवती महिला को कम से कम तो 3 बार करनी ही चाहिए। कितने बार? तो 3 बार तो करना ही चाहिए। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। अगला क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं, क्या कुछ कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आईयूडी लगाने की जो कॉमनेस्ट जो कॉम्प्लिकेशन है वो कौन सा है? मतलब कि कॉमनेस्ट मतलब कॉमन जो होते हैं उसी का क्या है? सुपरलेटिव फॉर्म है। जैसे क्या है बी का क्या होता है? बेस्ट होता है, BEST लग जाता है, मतलब ये सुपरलेटिव फॉर्म होते हैं। जैसे कि सबसे अच्छा मतलब होता है, तो वही कह रहे हैं कि आईयूडी लगाने में कॉमनेस्ट कॉम्प्लिकेशन क्या आता है। आईयूडी आप लोग जानते हैं ना, हमने आपको पिछले क्लास में उसके बारे में बताए भी थे, वैसे हम बता देते हैं फिर से आपको। हम लोगों ने कई बार चर्चा कर चुके हैं जो कि गर्भधारण के लिए जो लगाए जाते हैं ना, जैसे कि टी शेप का लगाए जाते थे, व्हाइट कलर का हमने आपको दिखाए थे, इस तरीके का इस आकार में टी शेप का होता था, जो कि गर्भधारण को रोकने के लिए लगाए जाते थे, जो कि वजीना के मार्ग से सेट किया जाता था और गर्भाशय में ये लगा होता था। ये हमने आपको विथ फिगर हमने आपको समझाए भी थे, जो कि वो मतलब कि गर्भधारण को रोकने का कार्य करता है। तो वही कह रहा है कि इसमें आईयूडी लगाने की जो कॉमनेस्ट कॉम्प्लिकेशन है वो क्या होती है? दर्द, रक्तस्राव या जो परफोरेशन है वो। देखिए दर्द तो होगा ही, लेकिन उसका जो कॉमनेस्ट जो कॉम्प्लिकेशन है वो क्या है? रक्तस्राव। मेन क्या है? रक्तस्राव, ब्लीडिंग। और ये आप लोग का भी करने के लिए ऐसा नहीं कि सिर्फ डॉक्टर आईयूडी लगाते हैं। अगर आप लोग 5 वर्ष या उससे अधिक वर्ष अपनी सेवा दे देते हैं ANM के जॉब पे, तो आप लोग से भी ये कॉम्प्लिकेशन वर्क करवाया जाता है, आप लोग करते भी है। बहुत सारे जो भी ANM सिस्टर होते हैं वो अगर उतना एक्सपीरियंस हो जाते हैं तो उन सब के द्वारा भी ये सब करवाए जाते हैं, मतलब कि आईयूडी लगवाए जाते हैं। या तो डॉक्टर सेट करते हैं या जो एक्सपीरियंस नर्स होते हैं वो भी लगाते हैं। हमने इसका फिगर भी आपको बताए थे, उसके बारे में बहुत डिटेल्स में चर्चा भी किए थे, पिछले 2 क्लास में भी हुआ था, पिछले क्लास में भी। फर्टिलाइजेशन को लेकर है, तो इसके बारे में तो आप लोग जानते ही हैं। कह रहा है कि निषेचन फर्टिलाइजेशन होता है, कहाँ पर होता है? क्या योनि में होता है? योनि तो एक मार्ग है, लेकिन इसमें तो होता नहीं फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया, प्रोसेस पूरा गर्भाशय में होते हैं। तो ये कहाँ पर होता है? तो फर्टिलाइजेशन फ्लोपियन ट्यूब में होती है। फ्लोपियन ट्यूब कह लीजिए या फ्लोपियन नलिकाएँ। कहाँ पर होती है? फ्लोपियन नलिकाएँ में। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी दे दिया है ना, ए यहाँ पे था, बी यहाँ पे, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना। मतलब कि क्या हो जाएगा? फ्लोपियन नलिका में निषेचन जो फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया है वो होती है। योनि मार्ग से क्या होता है? तो इससे मतलब कि जो मेल का जो स्पर्म होती है वो मतलब कि प्रवेश करती है। उसके बाद जब मेल और फीमेल के बॉडी में स्पर्म जाते हैं तो धीरे धीरे क्या होती है? तो वो युग्मनज का निर्माण करती है, जायोट का, उसके बाद भ्रूण का, इस तरीके से प्रोसेस होते हैं फर्टिलाइजेशन का। अगला क्वेश्चन हमारा ये है, क्या कह रहा है इसके बारे में देखिए। सबसे पहला क्या कह रहा है? सबसे पहले फेटल हार्ट साउंड का पता लगाया जा सकता है। मतलब कि कब सबसे पहले जो फेटल हार्ट साउंड है, हार्ट हृदय की जो धड़कन का जो आवाज़ सुनाई देती है वो कब पता लगाया जा सकता है? ऐसा तो नहीं है कि स्टार्टिंग में ही पता चल जाएगा, तो वही आपसे पूछ रहा है। तो सबसे पहले पूछ रहा है, तो 2 या 3 सप्ताह के मध्य में, या 8 से 10 सप्ताह के मध्य में, या क्या है 10 से 12 सप्ताह के मध्य में, लास्ट ऑप्शन क्या है 16 से 18 सप्ताह के मध्य में। तो अगर हम इसकी बात करें फेटल हार्ट साउंड की, तो वो सबसे पहले जो पता लगाया जा सकता है वो 8 से 10वें सप्ताह के मध्य में। कब? तो 8 से 10वें सप्ताह के मध्य में। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आपका
सही हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। क्वेश्चन ज़्यादा तो नहीं हो रहा है क्योंकि आप लोग को फिर रिवीजन भी करना है। ऐसा नहीं कि हम बहुत सारे क्वेश्चन करा देंगे तो उससे आपका एग्ज़ाम निकल जाएगा। हम जितना क्वेश्चन करवाएंगे उसको आपको रिवाइज करना पड़ेगा, क्योंकि रिवीजन से ही आपका क्या होंगे, तो सिलेक्शन की चांसेस बढ़ेंगे। क्योंकि अगर हम पढ़ा दिए उसको आप रिवीजन नहीं करते हैं तो वो तो आप भूल जाइएगा, तो पढ़ाने का कोई तो मतलब रहा नहीं। अगर आप रिवीजन करते हैं, अगर टाइम मिला तो हम रिवीजन करवा देंगे, लेकिन अगर टाइम नहीं मिला, एग्ज़ाम जल्द हो गया, तो आपको अभी जैसे पढ़ा रहे हैं तो उसके बाद आपको जब भी टाइम पढ़ने बैठते हैं तो या तो सोने से कुछ समय पहले आप रिवाइज कर लीजिए, उसके बाद सोइए। क्योंकि मॉर्निंग में तो नया दूसरा क्लास आ जाता है जो कि मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस, उसको दिन में आपको फिर दोपहर में उसको पूरा करना रहता है। तो इसलिए आपको रिवीजन का टाइम निकाल कर करना होगा। हम जितना भी क्वेश्चन कराएंगे उसका आपका मेन है रिवीजन। अगर एक दिन में हम अगर 100 क्वेश्चन करवा देंगे तो कराने के लिए तो हम कितना भी करवा देंगे, लेकिन क्या उससे आपका रिवीजन हो पाएगा? उससे आपका और भी दिक्कतें होंगे। उससे रिवाइज नहीं कर पाइएगा, सिर्फ क्लास करने से तो कुछ होने वाला है नहीं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर करिए आप लोग, क्या होगा। कह रहा है कि पोवर्टी के दौरान होने वाली शारीरिक परिवर्तन में शामिल क्या है? स्तन का विकास होने लगता है, या प्यूबिक एंड एक्सिलरी बालों में वृद्धि होने लगती है। प्यूबिक हेयर आप लोग जानते होंगे, जो कि पुरुष और स्त्री दोनों में होती है। स्त्री में पहले आ जाती है, पुरुष में बाद में आती है, मतलब एज में। तो उसका विकास होने लगती है। जो वजीना के पास जो मतलब कि हेयर रहते हैं उसको प्यूबिक हेयर से जाने जाते हैं। अगला है कि मासिक चक्र की शुरुआत या ऑल ऑफ दीज, उपयुक्त में से सभी, तो क्या होती है? प्यूबर्टी के दौरान होने वाली जो शारीरिक परिवर्तन है उसमें ये तीनों शामिल है। स्तन का भी विकास होता है, प्यूबिक एवं एक्सिलरी बालों की वृद्धि होने लगती है, मासिक चक्र का शुरुआत। तो ये सब मतलब कि इसका क्या है, एक लक्षण है, मतलब कि एक मतलब, और ये सब कह सकते हैं कि उसके शारीरिक परिवर्तन में शामिल है। शारीरिक परिवर्तन ये सब देखने को मिलते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? सरकारी ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। अगला है क्या है कि प्रसव लेबर के में सहायक है। प्रसव में क्या सहायक होता है? FSH प्लस LH। FSH के बारे में हमने पूरी डिटेल्स में बताया है, उसका नोट्स भी हमने प्रोवाइड कर रखे हैं। होगा तो वो सारे नोट्स हम आपको मतलब कि शॉर्ट थ्योरी टाइप जो नोट्स थे वो हम भेज देंगे फिर से आप सबके पास। या एस्ट्रोजन प्लस प्रोजेस्टेरोन इसमें सहायक होता है, या ऑक्सीटोसिन या लेरेक्सिन। ऑप्शन नंबर डी क्या है कि FSH या ADH में। तो ये किस में होते हैं? प्रसव में सहायक क्या होते हैं? तो ऑक्सीटोसिन एवं कौन? लेरेक्सिन। ये दोनों इसमें क्या होते हैं? सहायक होते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका सी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो और क्वेश्चन करवा दे। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि प्रसव लेबर में मतलब प्रसव के बाद दुग्ध विश्लेषण के लिए उत्तरदायित्व हार्मोन क्या है? ऑक्सीटोसिन या LH और क्या है? और आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है क्या, प्रोलैक्टिन या एस्ट्रोजन एवं प्रोजेस्टेरोन। तो कौन से इसके लिए उत्तरदायित्व होते हैं? तो आपका प्रोलैक्टिन। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 50 आप लोग करने का प्रयास करिएगा, होगा तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको भी डिस्कस कर लेंगे। और अभी तक भी जो स्टूडेंट क्लास में नहीं जुड़े हैं वो सारे स्टूडेंट इस नंबर पर 70 50 87 29 96 इस नंबर पर कॉल करके व्हाट्सअप करके
आप लोग क्लास में जुड़ जाइएगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, महत्वपूर्ण टॉपिक आपके एग्ज़ाम के दृष्टि से शुरू हो गए हैं, जो कि मॉर्निंग में भी लाभ हानि से अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं वो चल रहे हैं। जीके जीएस में भी जहाँ जहाँ से क्वेश्चन आते हैं वो सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक हम उठा रहे हैं, उसी को करवाते हैं। और इधर तो आपका मिडवाइफरी चल ही रहे हैं। चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अभी तक के लिए फ़िलहाल इतना। थैंक यू।